क्या आप जानते हैं 10वीं परीक्षा क्या है, 10वीं परीक्षा भाव क्या है और इससे रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में मिलेगा। तो वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10वीं परीक्षा। 10वीं परीक्षा पढ़ने से पहले हमें 10वीं परीक्षा भाव देखने होंगे, जिसमें 10वीं परीक्षा भाव के बारे में बताते हुए बताया है कि 10वीं परीक्षा भाव 10 प्रकार के हैं। कौन कौन से 10 प्रकार के 10वीं परीक्षा भाव हैं? तो हैं कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय। अब इन परीक्षा भाव को डिटेल में देखते हैं। तो कारण क्या है? चिकित्सा की सफलता में चिकित्सक जो होता है वह कारण होता है। करण क्या होता है? औषधि की कार्य की पूर्णता के लिए जो उपकरण कार्य करते हैं उन्हें करण कहते हैं। कार्य योनि क्या है? कि शरीर की धातुओं में विषमता होना कार्य योनि है। धातुओं में विषमता होना कार्य योनि है। कार्य क्या है? तो कार्य चिकित्सा का परम उद्देश्य जो है, हम लोग किस लिए चिकित्सा करते हैं? धातु की साम्यता के लिए। तो धातु साम्यता को पुनः स्थापित करना कार्य है। कार्य का फल, जब हमने धातुओं को साम्य अवस्था में ला लिया है तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस आरोग्यता को कार्य फल कहेंगे। अब अनुबंध क्या है? तो रोगी को दीर्घायु प्राप्त होना अनुबंध है। इस भूमि मतलब जहां हमारा जन्म हुआ है और हमारा शरीर, यह देश है। काल, रोगी की आयु को हम काल कहते हैं। प्रवृत्ति, रोगी की चिकित्सा संबंधित कार्यों को आरंभ करना प्रवृत्ति कहलाती है। तो अगला है उपाय। तो उपाय में चिकित्सक आदि चतुष्पाद का अपने अपने का गुणों में से युक्त होकर कार्य करना और इन सब का कुशलता पूर्वक सहयोग उपाय कहलाता है। रोगी के शरीर का बल प्रमाण की परीक्षा हेतु आचार्य चरक ने 10वीं परीक्षा का उल्लेख किया है। अब 10वीं परीक्षा कौन कौन सी है? तो आचार्य चरक ने 10वीं परीक्षा के बारे में बताया है। यह 10वीं परीक्षा 10 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? तो है सबसे पहले प्रकृति, फिर आता है विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म परीक्षा, सत्व परीक्षा, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय परीक्षा। इन 10 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में आचार्य चरक ने बताया है। अब हम इन 10 परीक्षाओं को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रकृति परीक्षा आती है। तो प्रकृति परीक्षा के बारे में बताया है कि शुक्र शोणित संयोगयो भवेत दोष उत्कटा प्रकृतिर जायते तेन तस्य। मतलब मनुष्य की प्रकृति गर्भकाल में ही बनती है। जब शुक्र और शोणित मतलब शुक्र और आर्ता का संयोग होता है तो उस समय जिस दोष की प्रबलता होगी वह व्यक्ति की प्रकृति बनती है। अब प्रकृति 2 प्रकार से डिफाइन की है। तो शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और समदोषज। वैसे ही मानसिक प्रकृति है। कौन कौन सी? 3 प्रकार की मानसिक प्रकृतियों के बारे में बताया है, जो कि है सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति। तो वैसे ही उनमें सात्विक प्रकृति में ब्रह्म सत्व, हर्ष सत्व आदि प्रकृति, राजस प्रकृति में आसुर सत्व, राक्षस सत्व आदि प्रकृति और तामस प्रकृति में पाशव और मत्स्य आदि सत्व आदि प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि गुण दोष के आधार पर प्रकृतियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है? तो हमारी समदोषज प्रकृति है, उसे सर्वश्रेष्ठ प्रकृति माना है। कफ प्रकृति को उत्तम प्रकृति माना है। पित्त प्रकृति को मध्यम प्रकृति मानी है। वातज प्रकृति को हीन प्रकृति माना है और द्वंद्वज जो है निंद्य माना गया है। मतलब जो द्वंद्वज प्रकृति है वह निंदनीय प्रकृति मानी है। वैसे ही आचार्य सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अन्य आचार्यों के मत में पंचभौतिक संगठन के आधार पर देह प्रकृतियों का वर्णन किया है। अब देह प्रकृति कौन कौन सी है? प्रार्थिक प्रकृति, आप्य, आग्नेय, वायव्य और नावस। मतलब पंच महाभूतों के आधार पर 5 प्रकार की प्रकृतियों के बारे में भी यहाँ कोई उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट परीक्षा आती है विकृति परीक्षा।
विकृति परीक्षा में बोला गया है कि विकृति का अर्थ है विकार। विकार की परीक्षा उसके कारणभूत हेतु, दोष, दूष, विकार उत्पादक प्रकृति, देश काल और बल के भेदों एवं लक्षणों से करनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्ञान के बिना व्याधि का ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब हमें व्याधि के ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले उस रोगी के हेतु, दोष, देश, प्रकृति, काल, बल आदि का ज्ञान हमें आवश्यक है। इसे एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि जिस रोग के दोष, दूष, प्रकृति, देश, काल के बल में समानता नहीं होती तथा हेतु एवं लक्षण का बल अधिक हो तो वह व्याधि बलवान होती है। मतलब जिस कोई रोग है उसके दोष, दूष, प्रकृति, देश, काल में बल में समानता नहीं है। हेतु मतलब उत्पन्न का कारण और उसके लक्षण जो है वह अधिक है, तो वह रोग जो है बलवान होता है। ऐसे ही एक दूसरे उदाहरण बताया है कि जब दोष, दूष, प्रकृति, देश एवं काल का बल समान न हो तथा हेतु एवं लक्षण अल्प हो तो व्याधि काल भी अल्प होता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट परीक्षा है सार परीक्षा। सार परीक्षा में बताया गया है कि रसादि धातुओं का विशुद्ध रूप सार कहलाता है। सार का तात्पर्य है कि विशिष्ट भाव, शरीरगत विशिष्ट भाव, शरीर में उत्कृष्टता के लक्षण उत्पन्न करना, यह सार का तात्पर्य है। एक प्रकार अब सार की परीक्षा क्यों की जाती है, तो पुरुषों का बल को जानने के लिए सार की परीक्षा की जाती है। सार परीक्षा के बारे में यहाँ पे 8 प्रकार की सार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है त्वक सार पुरुष। तो त्वक सार पुरुष में जो व्यक्ति है उसके शरीरगत लक्षण कौन कौन से होंगे, तो त्वचा स्निग्ध, मृदु, चिकनी, प्रसन्न, सूक्ष्म, पतली, गहरी, सुकुमार, रोम युक्त एवं चमकदार होगी। इसके कुछ विशेष लक्षण भी होंगे जो कि सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, वृद्धि, आरोग्य, प्रसन्नता एवं दीर्घायु वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है रक्तसार। तो रक्तसार जो पुरुष होगा उसके सामान्य लक्षण है कि नाक, कान, मुख, जिह्वा, आंख, ओष्ठ, हस्त, पाद, नख, मूत्र इंद्रियां स्निग्ध रक्त वर्ण की, शोभा युक्त एवं चमकीले होते हैं। वहीं उनके विशेष लक्षण भी होंगे कि आरोग्य होगी, तीव्र बुद्धि एवं मनस्तत्व, सुकुमारता, अधिक बल का न होना, क्लेह, गर्मी को सहन न कर पाना, यह इसके कुछ विशेष लक्षण है। नेक्स्ट पुरुष आता है मांससार पुरुष। अब मांससार पुरुष होगा तो उसके कुछ लक्षण है कि शंख प्रदेश, ललाट, गर्दन के पीछे, कपोल, हनु, स्कंद, उदर, कक्ष, वक्ष एवं पाणिपाद, संधि आदि अवयव में दृढ़ एवं गुरु एवं मांसल होंगे। उनके कुछ विशेष लक्षण भी होंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे क्षमाशील होंगे, धीर होंगे, धनवान होंगे, बलवान होंगे, निरोग एवं चिरकायु संपन्न होंगे। अब मेदसार पुरुष के बारे में बताया है कि स्निग्ध वर्ण का मेदसार शरीरगत लक्षण है कि स्निग्ध वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दांत, ओष्ठ, मलमूत्र आदि जो होंगे स्निग्ध वर्ण के होंगे। और जो वह पुरुष का विशेष लक्षण होगा कि वह धनवान, सुखी, ऐश्वर्यवान, सरल स्वभाव का एवं सुकुमार होगा। अब नेक्स्ट है अस्थिसार पुरुष। अस्थिसार पुरुष के कुछ शरीरगत लक्षण बताए हैं कि यह पुरुष गुल्फ, जानु, आरत्नी, चत्रु, शमशु, शरीर और हस्तिनक्ष एवं दंतशूल होते हैं। दंत जो है वह स्थूल होंगे। फिर इनके कुछ विशेष लक्षण बताए हैं कि पुरुष उत्साही होगा, सक्रिय, सहिष्णु एवं दृढ़ एवं शरीर वाला होगा। नेक्स्ट बताया है मज्जासार पुरुष। मज्जासार पुरुष वाला जो पुरुष होगा उसके शरीरगत लक्षण होंगे कि मृदु अंग वाले होंगे, बलवान, स्निग्ध वर्ण एवं स्निग्ध स्वर वाले भी होंगे। ऐसे पुरुष के विशेष लक्षण है कि वे दीर्घायु, बलवान आदि होंगे। फिर आता है शुक्रसार पुरुष। शुक्रसार पुरुष के शरीरगत लक्षण है कि सौम्य दृष्टि, क्षीरपूर्ण लोचन, लोचन मतलब नेत्र, अत्यंत प्रसन्नचित एवं स्निग्ध होगा, गोल समान सहस्त्र, नुकीले दांत वाले, स्निग्ध वर्ण, स्वर युक्त, तेजस्वी, नितंब वाले, बड़े एवं स्त्री प्रिय होंगे। विशेष जो लक्षण है उसमें कि ऐसे व्यक्ति के विशेष लक्षण, वे लोग स्त्री प्रिय होंगे, उपभोग प्रिय होंगे, बलवान, सुखी, धनी, सम्मान एवं संतान एवं आरोग्य संपन्न होते हैं। नेक्स्ट सार है सत्वसार पुरुष।
सत्स्वार के शरीरगत लक्षणों का वर्णन यहाँ नहीं मिलता, लेकिन इनके विशेष लक्षणों के बारे में बताया है कि स्मृतिवान होंगे ऐसे व्यक्ति, भक्तिमान होंगे, कृतज्ञ होंगे, शुचि, महोत्साही, दक्ष, धीर एवं समर विक्रांत योद्धा होंगे। ऐसे व्यक्तियों का वर्णन सार परीक्षा में बताया गया है। सर्वसार जो होंगे, सर्वसार पुरुष सभी सारों से युक्त होंगे। असार पुरुष जो होंगे, जिन मनुष्यों में कोई भी सार नहीं होता, उन्हें आसार पुरुष कहा जाता है। फिर मध्यम सार जो पुरुष होंगे, यदि किसी मनुष्य में किन्हीं सारों के लक्षण मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लक्षणों युक्त पुरुष को हम मध्य सार। नेक्स्ट परीक्षा के बारे में बताया है सहनन परीक्षा। सहनन परीक्षा के बारे में बताया है कि सबसे पहले हम इसके पर्याय देखते हैं। तो सहनन का शब्द के पर्याय है सहनन, संघात, संयोजन। अब सहनन परीक्षा मनुष्य के शरीर का संगठन के बारे में देखते हैं हम कि मनुष्य का शरीर का संगठन कैसा है, उसके आधार पर सहनन परीक्षा करते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस शरीर में अस्थियां उचित प्रमाण की हों और समुचित रूप से अलग अलग, संधियों का बंधन मजबूत हो, मांस और रक्त जहां जितना होना चाहिए वहां उतना हो, ऐसे सुसंगठित शरीर को हम सुसंगठित मानते हैं। अब सहनन परीक्षा में सुसहज शरीर मतलब जो सुसंगठित शरीर है वह बलवान पुरुष होगा। संगठित शरीर वाला पुरुष वह अल्प बल वाले होंगे। और मध्यम सहित मतलब जिनका संगठन मध्यम रूप से हो शरीर का, वह मध्यम बलयुक्त होंगे। नेक्स्ट परीक्षा आती है प्रमाण परीक्षा। इस परीक्षा में बोला गया है कि रोगी के बल का ज्ञान उसके शरीर के परिमाण या प्रमाण परीक्षा द्वारा करना चाहिए। प्रमाण में बोला गया है कि शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का प्रमाण अंगुली प्रमाण में आचार्यों ने वर्णित किया है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण बताए हैं कि आचार्य चरक ने हमारे शरीर का लंबाई जो होती है, पुरुष के शरीर की लंबाई, उसकी लंबाई 84 अंगुल बताई है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि जिस शरीर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो वह समशरीर कहलाता है। यह समशरीर की परिभाषा है। नेक्स्ट परीक्षा आती है सात्व परीक्षा। सात्व परीक्षा के बारे में बोला गया है कि निरंतर प्रयोग करने से जो वस्तु अनुकूल हो जाती हो उसे सात्व कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी परीक्षा के बारे में बताया है कि इसमें बोला गया है मनुष्य का सात्व 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, तो एक होता है प्रवर, मध्यम और अवर। इसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रवर सात्व वाला जो पुरुष होंगे वह सर्वरस वाले होंगे। अब ऐसे कैसे, जो दुग्ध, घृत, मांस सात्व हो, ये सभी रस सात्व हो जाएं उसके, तो वह जो पुरुष होगा बलवान, कष्ट को सहन करने वाला, चिरंजीवी पुरुष कहलाएगा। अब जो मध्यम सात्व वाला पुरुष होगा वह मिश्र सात्व होगा, मतलब जो 2 या 3, 4 रस सात्व हो या मिले जुले पदार्थों का सेवन करे उसे मध्यम सात्व वाला पुरुष कहेंगे। इसके अंदर मध्यम बल होगा। अब अवर सात्व के बारे में बोला गया है जो एक रस सात्व हो, मतलब रूक्ष सात्व अथवा किसी एक रस का सात्व हो उसे अवर सात्व पुरुष कहेंगे। इनका बल अल्प बल होगा, कष्ट सहने में असमर्थ होंगे और अल्पायु, अल्प साधन वाले होते हैं। सात्व परीक्षा के बाद सत्व परीक्षा का वर्णन मिलता है। तो सत्व परीक्षा में बोला गया है कि रोगी की परीक्षा के लिए चिकित्सक से पूर्व सत्व परीक्षा अत्यंत अनिवार्य है। वह कैसे कि गुरु व्याधि एवं लघु व्याधि की ठीक प्रकार से चिकित्सा करने के लिए रोगी के सत्व की परीक्षा महत्वपूर्ण है। अब बल भेद से सत्व 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। अब जो प्रवर सत्व पुरुष होंगे वह सत्वसार पुरुष होंगे और उच्च मनोबल वाला होगा। वहीं जो मध्यम सत्व वाला पुरुष होगा वह मध्यम बल वाला होगा और जो अवर सत्व वाला पुरुष होगा वह हीन मनोबल वाला होगा। सत्व परीक्षा के पश्चात आहार शक्ति परीक्षा का वर्णन मिलता है। तो आहार शक्ति परीक्षा में इसमें हम आहार के माध्यम से रोगी के शरीर के
पाचन शक्ति का अनुमान लगाएंगे। तो इसमें वही बोला है कि आहार शक्ति की परीक्षा द्वारा रोगी के अग्नि का बल का अनुमान लगाया जाता है। अब कैसे कि अव्याहरण शक्ति और जरण शक्ति। अब जो रोगी कितनी मात्रा में आहार का सेवन करता है, उस सेवन की मात्रा को ध्यान में रखकर हम रोगी की पाचन शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैसे ही व्यायाम शक्ति है। व्यायाम शक्ति का वर्णन करते हुए बोला गया है कि मनुष्य की कार्य करने की शक्ति को देखकर हम उसकी व्यायाम शक्ति की परीक्षा करते हैं। अब उसी के आधार पर उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार से वह ये व्यायाम करेगा, यदि कोई व्यक्ति अधिक व्यायाम करने में सक्षम है तो वह उत्तम बल वाला होगा। जो व्यक्ति व्यायाम करने में जल्दी थक जाता है वह हीन बल वाला होगा। लास्ट परीक्षा है हमारी 10वीं परीक्षा, जो कि है वय परीक्षा। वय परीक्षा में वय मतलब काल के बारे में बताया गया है यहाँ कि काल के विभिन्न प्रमाण के अनुसार शरीर की जो अवस्था होती है, जो उसे वय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ अवस्थाओं के बारे में बोला गया है कि वय में हमें बाल्यावस्था, मध्य अवस्था और जीर्ण अवस्था के बारे में हमें बताया है कि बाल्यावस्था में कफ की अधिकता होगी, और मध्यम अवस्था जो होगी उसमें पित्त की अधिकता होगी। जीर्ण अवस्था में वात आधिक्य होगा। हम वय में देखते हैं बाल्यावस्था को 0 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक की बताई गई है। तो इस समय इसको 2 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया गया है कि जो 0 से 16 वर्ष की आयु में जो धातु अपरिपक्व होती हैं, और जो 16 से 30 वर्ष की आयु है उसमें विवर्धमान धातु होंगी, और 30 से 60 वर्ष की आयु जो है वह मध्य अवस्था कहलाती है। वहीं 60 से 100 वर्ष की आयु जीर्ण अवस्था कहलाती है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के दोषों के आधिक्य का वर्णन है, और वहीं हमारे शास्त्रों में इन अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर हमें रोगों की जानकारी भी देखने को मिलती है, जो कि आप्तोपदेश है। और इन्हीं के लक्षणों को ध्यान में रखकर हम वय परीक्षा करते हैं।